Today is 4th September. We will be starting with the 9th lecture for metals and non-metals. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फ्रॉथ फ्लोटेशन डिस्कस किया था. आज वाली क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे. फ्रॉथ का मतलब होता है फोम, झाग जिसको हम कहते हैं, सोप या डिटर्जेंट या शैम्पू जो फोम बनाता है उसको फ्रॉथ बोल सकते हैं. अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रॉथ इज कॉफी जो मशीन से निकलती है उसमें ऊपर एक लेयर होती है, फोम जैसी लेयर होती है, एयर बबल्स होते हैं. दोज एयर बबल्स आर ट्रैप्ड इनसाइड अ फिल्म ऑफ लेट्स से कॉफी. तो based on similar concept, froth is formed from oil in this condition. इस कंडीशन में जो पाइन ऑयल या वेजिटेबल ऑयल या जो भी ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल से फोम बनता है. एंड फोम का मतलब एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं और वो फ्रॉथ बन जाता है. ये फ्रॉथ ऊपर की तरफ जाता है और ये फ्रॉथ अपने साथ सल्फाइड ओर्स लेके जाता है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर अपन जमा कर सकते हैं. डेंसिटी कम होती है वाटर से क्योंकि उसमें बहुत सारा एयर प्रेजेंट है. एयर प्रेजेंट होने की वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से ये चीज ऊपर चली जाती है. नीचे गैंग पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं या तो फिर इधर से अपन रिमूव कर सकते हैं. अगर वाटर सोल्यूबल गैंग पार्टिकल्स है, इफ द गैंग पार्टिकल्स आर वाटर सोल्यूबल, देन इन दैट केस इट कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस साइड. If the water soluble gang particles are present, then they are removed from here. If the gang particles are not water soluble, for example sand, then it settles to the bottom of the container. उसको बाद में remove कर सकते हैं. Okay? यहाँ से air supply आ रहा है, air supply यहाँ से air नीचे जाता है and this is the agitator. Agitator का मतलब वो चीज घूम रही है. Okay? रोटेट कर रहा है वो कंसेप्ट. रोटेट कर रहा है इन द सेंस बहुत तेजी से मूव कर रहा है. उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं. सॉरी, एयर पार्टिकल्स जो है वो बबल्स के फॉर्मेट में जनरेट हो रहे हैं. एंड देन सॉरी माय मिस्टेक, एंड देन दोस एयर पार्टिकल्स मूव ऊपर की तरफ. ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन से समझ में आ रहा है कि दैट एजिटेटर इज रोटेटिंग. बबल्स आर फॉर्म एंड दिस इज वाटर एंड पॉइन ऑयल का मिक्सचर. सर अगर एजिटेटर यूज नहीं किया तो क्या होगा? इफ एजिटेटर इज नॉट यूज्ड देन ऑयल विल फॉर्म अ लेयर above water because there is a difference of density. क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस है वाटर में और ऑयल में, because there is a difference of density in water and oil, water forms a layer, sorry, oil forms a layer above the water. कंटिन्यूसली घूमता रहेगा तो उसको लेयर बनाने को मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको कंटिन्यूसली घुमाते रहना है. देन सेपरेट दिस फ्रॉथ इज सेपरेटेड इन अनदर कंटेनर एंड इस कंटेनर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड हो रहा है. उसको फिर ऑयल से सेपरेट करने का अलग मेथड है, अलग प्रोसीजर है, वो आगे वो लोग यूज करते हैं. एंड दैट प्रोसीजर की वजह से सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीवन दैट दिस इज जस्ट अ मेथड टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन. इससे 100% प्यूरिटी नहीं आई, सिर्फ कचरा कम हो गया, गैंग पार्टिकल्स कम हो गए. इसके बाद रिफाइनिंग जैसी स्टेप्स आती है, that is a different story altogether. This method, froth flotation, is just a type of separation method. Froth flotation जो है वो सिर्फ एक separation method है, because of which the concentration of the ore is increasing. Froth flotation से ore का concentration increase होता है. Okay? I will read this statement now for everyone. Particles of certain sulfide ore float with the foam on water as the preferentially get wetted by the oil. For example, this method is used for the concentration of zinc blend ZnS and copper pyrites CuFeS2. तो zinc blend भी एक ore है, copper pyrite is also an ore, and both these are sulfide ores. Other substance इसमें sulfur है, metal substance इसमें zinc है, metal substance इसमें copper and iron है. कॉपर एंड आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते, जिंक के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते, एंड
The ore which is used is zinc blend, ZNS. The ore which is used is copper pyrite, CuFeS2. कॉपर के लिए ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं, Fe भी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, so this is about froth flotation. इसके रिगार्डिंग we have discussed one more concept, hydrophobic and hydrophilic, oleophobic and oleophilic. Philus मतलब attraction. I will write this down for everyone. Hydrophobic, oleophobic, sorry, oleophilic आएगा, and hydrophilic, oleophobic. कुछ सब्सटेंसेस हाइड्रोफोबिक होते हैं तो वो ओलियोफिलिक होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक होते हैं तो वो ओलियोफोबिक होते हैं. तो जिंक ब्लेंड या कॉपर पायरेट इसमें कैसा है, इट कैन बी वेटेड बाय ऑयल, दे आर नॉट वेटेड बाय वाटर, therefore these are examples of hydrophobic and oleophilic. This we have discussed in the last term. Any difficulties in froth flotation? अगर फ्रॉथ फ्लोटेशन में डाउट है, डिफिकल्टी है, तो हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ सकते हैं. If you have difficulties in froth flotation, you can raise your hand and ask me the difficulty. Else we will move ahead. Harshit Khandelwal, please unmute. सर अगर ये फ्लोटेशन मेथड में 100% और मतलब हमको मिलता नहीं है, तो why do we use it? Why do we use it? ऐसा है, 100% प्यूरिटी ऑफ द मेटल ये बनता है लास्ट स्टेप के बाद. जो लास्ट स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग. ये सोचो कि जब हम ओर को मेटल में बनाना चाहते हैं, इमेजिन करें, सब लोग ध्यान देंगे, हर्षित ने एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल डिफिकल्टी पूछा है कि सर अगर इससे अपना काम नहीं हो रहा है, 100% कॉन्सेंट्रेशन अपना नहीं बढ़ रहा है, तो फिर इसको यूज ही क्यों करते हैं. तो उसका रीजन सुने सब लोग. कोई भी चीज दुनिया में स्टेप बाय स्टेप होती है. पहली स्टेप में धूल मिट्टी तो निकालेंगे, धूल मिट्टी निकालने के बाद उसका थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा. फिर दूसरी स्टेप में सल्फर निकालने की बात करेंगे, जैसे मान लो जिंक ब्लेंड है. अब जब माइनिंग करके जिंक ब्लेंड का ओर निकाल के लाया, ऑब्वियस बात है कि उस ओर के साथ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे स्टोन्स आएंगे. दोज स्टोन्स एंड दैट मड हैज टू बी रिमूव्ड. उसको रिमूव करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाले मेथड से. कॉन्सेंट्रेशन वाले मेथड से रिमूव करने के बाद सेकंड स्टेप आता है जिसमें सल्फर रिमूव करने की बात करेंगे. फिर थर्ड स्टेप आएगा जिसमें जिंक में से उसकी प्यूरिटी बढ़ाने की बात करेंगे. सो एवरीथिंग इज डन इन स्टेप्स एंड देयर आर 3-4 स्टेप्स इन द होल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. तो पहला स्टेप तो करना ही पड़ेगा. डायरेक्टली हम रिफाइनिंग के लिए नहीं जा सकते. दिस इज एज गुड एज सेइंग कि घर में जब सब्जी लाते हैं तो उसको धोते हैं और फिर काटते हैं, डायरेक्टली काट के धोते नहीं है. एप्पल लाया, उसको कट किया, सॉरी, एप्पल लाया, उसको वॉश किया, फिर उसको कट किया, फिर उसके ऊपर नमक डाल के प्लेट में सर्व किया. उसको डायरेक्टली कट करके धोते नहीं है. तो स्टेप्स ये बोलता है कि सबसे पहले धूल मिट्टी हटा दो. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने से पहले और एक छोटा सा स्टेप होगा कि उसको कपड़े से पोंछ लो. नाउ आई एम गिविंग यू दिस एज अ रफ, एज अ रैंडम एग्जांपल, जिससे आप लोगों को क्लिक हो जाए. जो नॉर्मल वाली धूल है वो हटाने के लिए उसको कपड़े से तो पोंछ ही सकते हैं. मैं और की बात कर रहा हूं. So think of it in these terms that there are different steps of the metallurgy process. The first step is to increase the concentration. Second step is to get rid of the other elements. Third step is to purify that metal. Purify करने के बाद ही, refining करने के बाद ही उस चीज की अच्छी खासी क्वालिटी मिलेगी. हर्षित खंडेलवाल,
प्लीज अनम्यूट। सर समझ में आया मैंने जो बोला? हर्षित, आर वी कनेक्टेड? Yes, sir, I got it. Okay, thank you, Harshit. Next difficulty. Raise your hands and ask your difficulty regarding froth flotation. Froth flotation में कंसर्न है, कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। प्रथमेश राठौड़, प्लीज आस्क। सर एक बार क्विक रिकैप देना। क्विक रिकैप देना, बिल्कुल सर। देखिए प्रथमेश, हो क्या रहा है, पानी डाला, पानी में ऑयल मिला दिया, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर वैसे ही रहने दिया, तो ऑयल विल फॉर्म अ लेयर अबव वाटर। वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन, देयरफॉर वी आर यूजिंग एजिटेटर। We are using air supply so that bubbles are formed. These bubbles will carry the sulfide ore. ये जो bubbles है ये सल्फाइड ओर को ऊपर की तरफ कैरी करेंगे। मड, मिट्टी is water soluble. It will be released as gang particles. Sulfide ores are oil soluble. Therefore, we are using pine oil. Any other vegetable oil can also be used. Water के कंपैरिजन में सल्फाइड ओर्स का वेटिंग ऑयल से अच्छा होता है। यहां पे वर्ड लिखा है प्रिफरेंशियली। सल्फाइड ओर पार्टिकल्स प्रिफर, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स प्रिफर ऑयल एज कंपेयर टू वाटर। सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स है वो ऑयल को प्रीफर करते वाटर के कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से ऑयल में वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑयल से अच्छे से वेट हो जाते, एंड वी कैन सेपरेट देम। इसमें से इसको ऑयल से धो के निकालने का अलग स्टेप है। पहले उसको ऑयल से साफ करेंगे, फिर ऑयल से साफ करने के बाद उसको सल्फर हटाने के लिए और एक मेथड रहेगा, फिर जो जिंक होगा उसको प्यूरिफाई करने का और एक नया मेथड होगा। ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में ये चीजें काम करती है। ये किनका डाउट था? आई फॉरगॉट योर नेम। प्रथमेश राठौड़ का डाउट था शायद। यस, अनम्यूट, रिप्लाई। प्रथमेश, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रथमेश। लोअर योर हैंड। एनी अदर डिफिकल्टी इन फ्रॉथ फ्लोटेशन? एक बार अपन ने रिव्यू भी कर लिया। प्लीज म्यूट। वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन। दिव्यम खेतान। पार्टिकल बबल से ऊपर कैसे आएंगे? दिव्यम एक बार फिर से बोलेंगे आप अपना डाउट? सर सल्फाइड पार्टिकल्स ऊपर कैसे आएंगे बबल से? चलो आप ऐसे सोचो कि एयर उसके अंदर ट्रैप्ड है, उसकी वजह से उसका डेंसिटी कम हो गया, तो ऑयल के पार्टिकल्स तो ऊपर आ सकते। अब ऑयल के पार्टिकल्स अगर ऊपर आ सकते तो ऑयल में जो चीज डिसॉल्व होगी वो वाली चीज भी ऊपर आ जाएगी, तो सल्फाइड पार्टिकल्स ऑयल में डिसॉल्व हो गए। इसको आप ऐसे सोचो, कपड़े पे मिट्टी लगी होती है, उसको साबुन से धोते हैं। साबुन में क्या होता है, सोप एंड डिटर्जेंट में ऐसा ही कंसेप्ट होता है कि वहां पे भी फ्रॉथ बनता है, एंड मड पार्टिकल्स और डर्ट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इन दैट सोप सॉल्यूशन। जैसे मड एंड डस्ट पार्टिकल्स सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते, वैसे सल्फाइड ओर्स यहाँ पे ऑयल पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाते, एंड उस ऑयल पार्टिकल्स के बबल्स बनने की वजह से वो ऊपर उठ जाते। दिव्यम, प्लीज अनम्यूट एंड रिप्लाई। समझ गया सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Any other difficulties or can we move ahead? So no concerns with froth flotation. Let us go ahead and discuss leaching process.
नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज लीचिंग। ये भी मेथड ऑफ सेपरेशन ही है, ये भी मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही है, सिर्फ इसमें मेजर डिफरेंस है कि ये केमिकल प्रोसेस है, बाकी सारे फिजिकल प्रोसेस है। अपन ने क्या क्या यूज किया, अपन ने मैग्नेट यूज किया, अपन ने ग्रेविटी यूज की, अपन ने वाटर वॉशिंग यूज किया है ना, हाइड्रोलिक मेथड, अपन ने ऑयल वॉशिंग भी यूज किया। ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने यूज किए। दीज मेथड्स आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस। ये जितने भी मेथड्स मैंने लिखे हैं, और ये आ गया, ठीक है, these are the examples of physical processes, but leaching is a chemical process। इसमें एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है। A chemical reaction is taking place in leaching process। Okay, good। So now we will discuss what that chemical process is। So I have taken this paragraph from your state board textbook। इसको मैं रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। इसको करते हैं डिलीट। प्लीज फॉलो द रेड लाइट। ये जो रेड कलर का लाइट दिख रहा है ना मार्कर के साथ, इसको फॉलो करें। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स aluminium, gold and silver from their rolls is a method of leaching। In this method the ore is soaked in a solution, certain solution, for a long time। The ore dissolves in that solution due to a specific chemical reactions। The gangue however does not react and therefore does not dissolve in that solution, so it can be separated। For example, concentration of bauxite, the aluminium ore is done by leaching method। Here bauxite is soaked in aqueous NaOH or aqueous Na2CO3 which dissolves the main ingredient alumina in it। Okay, तो यहाँ कंसेप्ट ये यूज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्टिविटी ऑफ गैंग is different than metal ore for some solutions। तो क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, मेटल और रिएक्ट कर जाएगा। मेटल और विल रिएक्ट एंड गैंग विल बी unreacted। Metal ore will dissolve, gang will be left undissolved। गैंग जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सेपरेशन हो गया। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर लीचिंग। आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन दिस व्हाइट कलर वाला पॉइंट, ब्लू कलर वाला पॉइंट एंड ऑरेंज कलर वाला पॉइंट। प्लीज राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स विथ यू। यू शुड हैव दीज 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ये तो टेक्स्ट बुक में है, ये तो वहां से अपन रीड कर लेंगे, बट प्लीज राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ लीचिंग। लीचिंग में केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। ओके, एल्यूमिना इज बॉक्साइट। एल्यूमिना और बॉक्साइट एक ही चीज है, और बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Al2O3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3। So please write this down। 1 minute is being given to write this: blue point, orange point and white point। So difficulties in leaching। लीचिंग प्रोसेस में डिफिकल्टीज है तो हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। अनीश, सर यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी दिए, तो सर गोल्ड और सिल्वर की रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, तो उसको कैसे हाँ, रिएक्ट करवाएंगे? गोल्ड और सिल्वर, यार गोल्ड और सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है, इसका ये थोड़ी मतलब है वो रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर क्लोराइड बनता है ना, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स खराब भी होते हैं क्योंकि एयर के सल्फर से वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्टिविटी कम है, इसका मतलब बाकी के एलिमेंट से उनकी रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी कम होना
एंड रिएक्टिविटी नहीं होना, ये दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बाकी के जो नॉर्मली दिखने वाले मेटल्स है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते। आयरन बारिश में रख दिया, रिएक्ट कर गया। गोल्ड वैसा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी रिएक्ट तो करेगा ना। ओके अनीश? यस सर। देयर इज नो मेटल विच हैज गॉट जीरो रिएक्टिविटी। दुनिया में कोई मेटल नहीं है जिसकी रिएक्टिविटी जीरो है। प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम है, बट इसका ये मतलब नहीं कि प्लेटिनम के कंपाउंड नहीं बनेंगे। प्लेटिनम के भी कंपाउंड्स मिलते हैं। So the concept over there is low reactivity. Low does not mean zero. दिव्यम खेतान, सर जो सोल्यूशन में अपन इसको डाल रहे और को, हाँ जो एक्वारेजिया है क्या? क्योंकि गोल्ड तो उसमें डिसॉल्व होगा ना। हाँ, गोल्ड और सिल्वर के लिए वो चीज एक्वारेजिया हो सकता है। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है बॉक्साइट का, उसके लिए एक्वस NaOH यूज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर के लिए एक्वारेजिया यूज कर सकते हैं, बट एक्वारेजिया इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना ज्यादा नहीं यूज करते। वहां पे कोई दूसरा केमिकल होगा जो यूज करते हैं। कौन सा केमिकल है ये मुझे भी नहीं पता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि एक्वारेजिया नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि एक्वारेजिया बनाना उस कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट एट द सेम टाइम हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इतना इन्वेस्टमेंट करते भी होंगे। Which chemical is used for gold and silver? This I will inform you in the next class. एल्यूमिनियम के लिए aqueous NaOH यूज करते हैं, aqueous Na2CO3 यूज कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर के लिए which chemical is used? I will find out and tell you. Aquaregia can be used, but I don't think it is used at industrial level. Divyam, please comment. हाँ समझ गया सर। Very good, Divyam. Thank you, sir. तनय अग्रवाल, सर जो मेटल हो रहा है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो भी सोल्यूशन हमने यूज किया उसमें, फिर बराबर। उसको उसमें से वापस सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ, इसके बजाय हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि कोई ऐसा सॉल्यूशन लो जिसमें गैंग डिसॉल्व हो गैंग जाए dissolve हो जाए, बिल्कुल कर और सकते हैं। डायरेक्ट। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन इन मेटल्स के लिए वो करना डिफिकल्ट हो रहा होगा, इसलिए ये मेथड है। कैसा रहता है देखो, अभी अपन ने मैग्नेटिक सेपरेशन वाला डिस्कस किया था, उसमें याद है मैंने बोला था बोथ द वेज यू कैन यूज इट, लेकिन मेटल शुड बी मैग्नेटिक एंड नॉन मेटल, सॉरी मेटल शुड बी मैग्नेटिक एंड गैंग शुड बी नॉन मेटल नॉन मैग्नेटिक, यही ट्रेंड है। इट कैन बी यूज अदर वे अराउंड, लेकिन उतना ज्यादा चलन में नहीं है। तो जो चीज आप बोल रहे हो वो चीज थ्योरेटिकल लेवल पे पॉसिबल है, बट ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जिसमें गैंग अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और वो मेटल डिसॉल्व ना हो। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा देन दैट प्रोसेस विल डेफिनेटली बी यूज्ड, दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल। तो उस केस में भी उसको बोलेंगे लीचिंग ही, लेकिन कंसेप्ट इनवर्स हो जाएगा, जैसा मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने डिस्कस किया था। तनय, वाज आई क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। You can mute, you can lower your hand. Abhang, please unmute, please ask. ये स्टूडेंट ही है ना अभंग? प्लीज पूरा नाम लिखा करो। प्लीज राइट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। श्रेयस, प्लीज आस्क। Yes, there is some voice problem. I am not able to hear you, not able to understand you, cannot help you with your difficulty right now. Any other difficulties with leaching process? लीचिंग में अगर किसी को कोई कंसर्न है तो प्लीज हाथ उठाओ, डाउट पूछो। छोटा सा कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लीचिंग का ये याद रखो कि ये केमिकल प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम हमने सेपरेशन के वक्त ही केमिकल मेथड यूज कर लिया, बाकी सारे जो मेथड थे अब तक के जो 4 मेथड्स पढ़े थे उसमें फिजिकल प्रोसेस यूज करते थे। एनी डिफिकल्टीज इन लीचिंग? नो डाउट्स, वी विल मूव अहेड। अब आगे के मेथड, सिद्धांत को डाउट है। सिद्धांत, प्लीज आस्क।
सर एक बार वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करो ना, आवाज बराबर आ रही नहीं थी। अच्छा सिद्धांत आप म्यूट मत करो, मैं बात करना चाहूंगा आपसे। यस सर। सिद्धांत ये समझा गया कि ये यहाँ पे केमिकल मेथड यूज हो रहा है और बाकी की चीजों में फिजिकल मेथड यूज होता था। सिद्धांत आर वी कनेक्टेड? यस सर, समझा। ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन फिजिकल मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन फिजिकल मेथड, वाटर सोल्यूबिलिटी फिजिकल मेथड, ऑयल सोल्यूबिलिटी फिजिकल मेथड, करेक्ट? ओके करेक्ट। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो ओर पार्टिकल्स है, ओर पार्टिकल्स are getting dissolved in a particular solution because they are reacting. Gang particles are not getting dissolved because they are not reacting. तो बॉक्साइट के टाइम पे एल्यूमिना जो है, बॉक्साइट जो है, Al2O3 जो ओर है, उसकी जो गैंग पार्टिकल्स है, गैंग पार्टिकल्स NaOH या एक्वस Na2CO3 में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ये चीज डिसॉल्व होती है। उसकी वजह से लीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं। लीचिंग मेथड इज यूज फॉर एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। ओके, बस शॉर्ट में इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ बता नहीं सकते इसमें। सिद्धांत अनम्यूट। यस सर, समझा। ओके, थैंक यू सर। यस यस। डिफिकल्टीज, एनी अदर डिफिकल्टी इन लीचिंग प्रोसेस? डाउट है तो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ और पूछो, अपन डाउट्स भी डिस्कस करेंगे फिर मेजर टेस्ट के लिए। Anything you want to ask regarding leaching process? Please write your complete name. एक स्टूडेंट को अभी रिमूव कर रहा हूं मैं, उसको रिमूव कर दिया मैंने। Let us go ahead. नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। तो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट इज इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। हाई रिएक्टिव वालों के लिए अलग मेथड होता है, मॉडरेट रिएक्टिव वालों के लिए अलग मेथड होता है, एंड लो रिएक्टिव वालों के लिए अलग मेथड होता है। उसके बाद हम एनरिचमेंट पढ़ेंगे एंड इसके बाद रिफाइनिंग पढ़ेंगे। सो दीज 3 पार्ट्स विल बी कवर्ड इन कमिंग लेक्चर्स। आने वाले क्लासेस में ये तीनों चीजें पढ़ाई जाएगी। ओके, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। नाउ वी विल डिस्कस डिफिकल्टीज फॉर मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट के सिलेबस में अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज फॉर मेजर टेस्ट सिलेबस, you can ask. And if you don't have any difficulties, I will start with corrosion. Please ask your difficulties for the major test preparation. I hope जनता पढ़ाई कर रही होगी मेजर टेस्ट के लिए। पार्थ अग्रवाल, Parth, I am sorry, your voice is lagging. I am not able to take care of your difficulty right now. श्रेयस मालपानी, सर मेजर टेस्ट में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और जो मेटल और नॉन मेटल का पार्ट है उसमें से बस मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी आएंगे ना क्वेश्चंस? प्रॉपर्टीज पे भी आ सकते। मेटलर्जी के पहले क्या क्या पढ़ा है? मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, और आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ाया था। श्रेयस अनम्यूट। हाँ सर, तो आयोनिक वही बॉन्ड आएगा ना? हाँ वही आएगा। मेटलर्जी कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ अपना सर। विल्फले टेबल से स्टार्ट हुआ ना मेटलर्जी। हाँ हाँ। तो विल्फले टेबल के पहले का सब कुछ भी आ सकता है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग के लेक्चर से, जब से हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। सहेश, प्लीज आस्क योर डाउट। सहेश केनेकर। सर वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उनके
हाँ बोलिए ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उनके वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उनके वैलेंसी से उनके ग्रुप नंबर कैसे निकालते सर? हाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उनकी अगर वैलेंसी दी रही तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते? ओके, वी विल डिस्कस दैट। अच्छा डिफिकल्टी है तो सहज का डिफिकल्टी क्योंकि अच्छा है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। वैलेंसी दी रही तो ग्रुप नंबर कैसे निकालना है, तो ये चीज लर्न करनी पड़ती। तो अपने पास क्या क्या ग्रुप रहते हैं? ग्रुप 1 कौन सा वाला ग्रुप है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये वाले ग्रुप का इसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी 1 है ना, तो वो लर्न कर लेना। ठीक है, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 2 कौन है? मैग्नीशियम फैमिली, उसका वैलेंसी कितना है? उसका वैलेंसी 2 है, ये लर्न कर लेना। फिर ऐसे आगे चलते जाना और वो चीज लर्न करते रहना। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप नंबर कौन सा रहता है, तो वो चीज पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन फैमिली BCNOF, एफ मतलब 17, तो ओ हो जाएगा 16th ग्रुप, ग्रुप नंबर 16 है इसका। तो इसका वैलेंसी कितना है? इसका भी वैलेंसी 2 है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर कितना है? 15, की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी 3 है इसकी, बराबर। पूरी के पूरी फैमिली की वैलेंसी 3 है। इसमें एक कंसेप्ट क्या है इंपॉर्टेंट? वैलेंसी इज कांस्टेंट फॉर अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप की वैलेंसी कांस्टेंट रहती है। फिर और आगे की फैमिलीज लिखते जाना और लर्न करते जाना। हेलोजन फैमिली 17 ग्रुप, वैलेंसी 7, यहाँ वैलेंसी लिखना। ये एलियन CY, इनर्ट गैसेस वैलेंसी 0, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, और कौन सी फैमिली बची? कार्बन फैमिली बची। कार्बन फैमिली 14th ग्रुप, वैलेंसी 4। बोरॉन फैमिली वैलेंसी 3। ठीक है, और तो ये लिख लिया, ये लिख लो, लर्न कर लो। सैश अनम्यूट, प्लीज कमेंट। सर ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंसी 2 है तो उसको सेकंड ग्रुप में क्यों डालनी? सर पीरियोडिक टेबल में दो वैलेंसी जिनकी है, वैसे दो ग्रुप्स है। ग्रुप 2 जो है वो मेटल्स वाला है और ग्रुप 16 जो है वो नॉन मेटल्स वाला है। ऑक्सीजन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकती, इसलिए उनकी वैलेंसी 2 है। ग्रुप 2 मैग्नीशियम फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती, इसलिए उनका वैलेंसी 2 है। ओके, यस सर। ठीक है। ये जो लिखा है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये मेटल्स है। बाकी की जो फैमिलीज है वो नॉन मेटल्स है। और जो डी ब्लॉक के बारे में अपन ने नहीं लिखा, उसके वैलेंसी के बारे में अभी टेंशन मत लो, वो पढ़ाया भी नहीं है और वो आने भी नहीं वाला एग्जाम में। वो 11th में पढ़ते हैं, उसकी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, आयुष देशमुख,
सर पीरियड कैसे लर्न करते हैं? आयुष एक बार फिर से बोलेंगे? सर पीरियड कैसे लर्न करते? पीरियड लर्न कैसे करते हैं? ह ही ली बे ब क वो वाली क्लास अटेंड की थी क्या आपने जिसमें मैंने बताया था ह ही ली बे ब हाँ क सर, वो न? हार्ड जा रहा है थोड़ा। और उसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है मेरे पास, फिर उसको वैसे ही लर्न करना पड़ता है। अभी पीरियोडिक टेबल रोज देखने का, फिर सुबह उठने का 5-5 मिनट पीरियोडिक टेबल देखने का। पीरियड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 30 तक एलिमेंट्स लर्न है, जिंक तक एलिमेंट्स लर्न है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर नहीं भी लर्न होते तो अभी उस चीज का टेंशन मत लो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले 2-3 महीनों में पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स लर्न हो जाने चाहिए। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। ह ही ली बे ब क न अ फ नि नाम गलसी पस कलर कका स्कटिव क्रमन फेको निकु जन, इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा और दूसरा कोई मेथड नहीं है मेरे पास में। विनीत, विनीत प्लीज अनम्यूट। विनीत आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सब मेजर टेस्ट में मेटलर्जी का कुछ भी नहीं आएगा ना? मेजर टेस्ट में मेटलर्जी का कुछ नहीं आएगा सर, बताया ना। जो विल्फले टेबल के पहले वाले लेक्चर तक सब आएगा, ये नहीं आएगा, मेटलर्जी वाला पार्ट नहीं आएगा। सिद्धांत, सिद्धांत प्लीज आस्क। अनीश सुना उन्हें? अनीश प्लीज आस्क। जनता अनम्यूट नहीं कर पा रही है क्या? Due to some network issue, I got disconnected, but now I am back. Raise your hands if you can hear me. मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठाए। Okay, now everyone please lower your hands. Everyone please lower your hands now. एक बार सब लोग हाथ नीचे कर लो प्लीज। Vedant, can you unmute? Vedant, can you unmute and talk to me?
can you unmute?